एक बार फिर स्वागत है आपका संकल्प क्लासेस में। और आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ वीरपाल। और देखते हैं आज का वीडियो कितना अच्छा रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग को। लॉरेंस कोहलबर्ग जो कि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक इन्होंने जो अपना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जितने भी कार्य किए मनोवैज्ञानिकता के रूप में, जिसमें से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ इनका, वो क्या हुआ? नैतिक विकास सिद्धांत। जी हाँ, नैतिक विकास सिद्धांत। तो हम पढ़ेंगे अभी, जो चर्चा करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग पर, जिनका नैतिक विकास सिद्धांत जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर बार प्रत्येक एग्जाम में, चाहे टेट्स हो, सीटेट्स हो या नेट हो, सब में एक नंबर तो पक्का देके ही जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग को। तो मैंने जैसे कि बताया, क्योंकि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बच्चों पर 10 से 16 साल के बच्चों पर इन्होंने लगभग 20 सालों तक एक प्रत्यक्षण किया। प्रत्यक्षण करने के बाद मतलब कह सकते हैं प्रयोग किया था। और उन पर प्रयोग क्या किया था, ये क्या करते थे, इन्होंने बच्चों पर उन्हें बहुत सारी दुविधाओं भरी कहानी सुनाते थे। दुविधाओं भरी कहानी, जैसे इनकी एक बहुत फेमस दुविधा थी। दुविधा क्या? हिंज नामक व्यक्ति की मैं अभी बताऊंगा आपको कि क्या थी। इससे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि नैतिक विकास आखिर होता क्या है। तो जानते हैं नैतिक विकास, चूंकि हम कहाँ रहते हैं? एक समाज में रहते हैं। तो दोस्तों, उस समाज में रहने के साथ साथ हम उस समाज के रूल्स भी फॉलो करते हैं, उस समाज के बनाए हुए सिद्धांतों पर भी चलते हैं। अगर हम उन समाज के बनाए हुए नियमों को नहीं मानते हैं, इसका मतलब हम अनैतिक घोषित हो जाते हैं। अगर हम उन सिद्धांतों के आधार पर चलते हैं, उन नियमों के आधार पर कार्य करते हैं, इसका मतलब हम नैतिक घोषित हो जाते हैं। तो यही है नैतिकता की परिभाषा। अगर हम समाज के आधार पर चलेंगे तो नैतिक है, वरना अनैतिक है। यही तो है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब इन्होंने कहा क्या, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। ध्यान रखना, जब बच्चा जन्म लेता है तो ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। लेकिन होता क्या है, बच्चा जैसे जैसे अपने समाज के बीच कांटेक्ट करता जाता है, समाज के लोगों से मिलता जाता है, तो धीरे धीरे समाज के नियमों को जानता जाता है। धीरे धीरे उसका नैतिक विकास उसके विद्यालय में, उसके परिवार में, उसके समाज में, इन सब से मिलकर उसका नैतिक विकास धीरे धीरे होता चला जाता है। ये तो रही नैतिक विकास की बात। अब इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान देना, पुस्तक कौन सी? द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब देखते हैं वो दुविधा कौन सी थी, वो जो बहुत ज्यादा फेमस हुई, बहुत ज्यादा जो फेमस दुविधा हुई थी वो थी कौन सी? एक हिंज नाम का व्यक्ति था दोस्तों, जो यूरोप का रहने वाला था। हुआ क्या, उसकी पत्नी को कैंसर हो गया था। अब वो कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन कैंसर का इलाज कहीं था नहीं, मतलब उसकी कोई दवाई नहीं थी। वहां पे एक मेडिकल वाला था, स्टोर वाला, जिसके पास में उसने अपनी खुद की वो दवा बनाई जो कैंसर का इलाज कर सकती थी। अब होता क्या है, उसे पता लगा कि उसके पास में है, लेकिन वो उसे $2000 की बेच रहा था, क्योंकि उसकी जो लागत आई थी वो मात्र $200 की आई थी। अब होता क्या है कि जब उसने, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, अब अगर कोई व्यक्ति जैसे बीमार पड़ जाता है, अगर हमारे पास उसके इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, कहीं किसी रिश्तेदार से हेल्प लेते हैं, किसी फ्रेंड से हेल्प लेते हैं। ऐसा ही तो होता ना। तो हाँ, उसने भी वही किया। उसने इधर उधर से कलेक्ट करके लगभग $1000 क्लियर कर लिए। $1000 उसके पास थे। वो मेडिकल स्टोर वाले के पास जाता है और बोलता है कि भैया मेरे पास $1000 है, बाद बाकी का जो बचा $1000 है मैं आपको बाद में धीरे धीरे चुका दूंगा। लेकिन जो मेडिकल स्टोर वाला था, उसने उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको ठुकरा दिया और दवा देने से मना कर दिया। अब चूंकि जिसकी पत्नी दोस्तों कैंसर से पीड़ित हो और इस अवस्था में पहुंच गई हो कि मरने वाला हो, तो वो क्या करेगा? या तो अपनी पत्नी को मरने देगा या फिर कुछ और करेगा। अब कुछ और करेगा, उसने किया क्या, रात को उस स्टोर का कांच तोड़कर और उस दवाई को चुरा लिया। जब उसने उस दवाई को चुरा लिया, यही एक दुविधा भरी कहानी थी जो कोहलबर्ग ने उन बच्चों को सुनाई और उन बच्चों
से पूछा गया कि क्या उसे चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी, क्या उसको अपनी पत्नी को मरने देना चाहिए था और नहीं मरने देना चाहिए था, तो क्या उसने चोरी की, क्या वो सही थी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कोहलबर्ग थे, कोहलबर्ग ने अपने जो जिन बच्चों पर प्रयोग किया था उनसे क्वेश्चन किए और उसी आधार पे उन्होंने इसके 3 स्तर बताए दोस्तों, 3 स्तर और 6 चरण बताए थे। एक स्तर में 2 चरण हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व परंपरागत स्तर की। तो पूर्व परंपरागत जो स्तर है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत, इसे हम प्राक रूढ़िवादी स्तर भी बोलते हैं मित्रों, ध्यान देना, प्राक रूढ़िवादी स्तर भी बोलते हैं। और इसके अंतर्गत हम 2 चरण को देखते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। कौन सा? दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, जिसको हम पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ध्यान देना। तो इसमें होता क्या है, जब इस स्टेज में होता है बच्चा, तो वो या तो अपने बड़ों के आज्ञा से कार्य करता है, जो बड़े कहेंगे वही काम करेगा, या फिर क्या, उनकी वो किसी भी कार्य को करने से डरता है। डरता कैसे? अगर उसने कुछ गलत किया तो उसे दंड दिया जाएगा, इसलिए वो उस कार्य को करने से डरता है। इसका मतलब यहाँ पे पहली एक बात और बता दूं कि जो पूर्व परंपरागत स्तर, इसे पूर्व नैतिक स्तर भी बोलते हैं। मतलब इस स्तर पे बच्चे में उसका नैतिक विकास नहीं हुआ होता है, उसमें नैतिकता की कमी होती है। तो ध्यान देंगे, बच्चा या तो दंड के माध्यम से कार्य करने से डरेगा या फिर बड़ों की आज्ञा से ही कार्य को करेगा। ठीक, क्लियर हुआ ना पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता की। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता मतलब इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसमें होता क्या है, बच्चा अपने लिए, इस अवस्था को स्वयं की अवस्था भी कहते हैं, ध्यान देना, स्वयं की अवस्था मतलब बच्चा जब कोई काम करता है तो वो चाहता है कि भैया मैं काम तो करूंगा लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मतलब वो एक पुरस्कार की प्रत्याशा रखता है। ये ध्यान देना जरूरी है कि जो सेकंड वाला है चरण, जिसमें हम साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, इसे स्वयं की अवस्था भी कहते हैं। ध्यान देना मित्रों, स्वयं की अवस्था भी कहते हैं। तो स्वयं की अवस्था में बच्चा जब भी कोई काम करता है तो ये सोचता है कि मैं काम तो करूंगा लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। आपने देखा होगा, हम छोटे बच्चे को अगर किसी शॉप पे किसी चीज को लेने के लिए भेजते हैं, किसी वस्तु को मंगाते हैं, उसे पैसे देते हैं, तो वो उसमें से सोचता है कि बताओ मैं टॉफी कितने की लेके आऊं, चॉकलेट कितने की लेके आऊं, यही सोचता ना। मतलब वो काम तो करेगा आपका, लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ पुरस्कार की प्रत्याशा रखेगा। यहाँ पे बच्चा झूठ बोलने तक को पसंद करता है कि मतलब उसे कुछ मिलना चाहिए उसके बदले में। ठीक, क्लियर हुआ, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं हम परंपरागत स्तर की। तो परंपरागत स्तर मतलब कन्वेंशनल स्टेज। अब चूंकि इसमें बच्चा जिस प्रकार से समाज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम रूढ़िवादी स्तर भी कहते हैं। इसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुक्ता मतलब गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें होता क्या है कि बच्चा जो है वो करता है जो उसके अभिभावक चाहते हैं, वैसा कार्य करता है, जिससे कि उसे लगता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे अभिभावक है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मुझे क्या अच्छा साबित करेगा, मतलब मेरे लिए अच्छा सोचेगा, मुझे अच्छा समझेगा। तो ये क्या हुई, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुक्ता। अब इसमें बच्चा करता क्या है कि उस समाज में ऐसे काम करता है जो समाज उसे अच्छा बनाने के लिए उसे अच्छा नामित कर दे। और दूसरी बात ये है, बच्चा इसमें अपने आप को अच्छा तो बनाता ही है, लेकिन अपने आप को उस समाज का लक्ष्य भी मानता है। वो सोचता है मैं जो करूंगा उस समाज के लक्ष्य बनकर करूंगा, जो करूंगा समाज के लिए करूंगा। क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में अधिकार संरक्षण उन्मुक्ता।
अधिकार संरक्षण, इसे हम लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन भी कहते हैं। अब इसके नाम पर मत जाना, बिल्कुल नाम पर मत जाना। अधिकार संरक्षण उन्मुक्ता का मतलब ये नहीं है कि बच्चा अपने अधिकारों का संरक्षण करेगा, बच्चा समाज के अधिकारों का संरक्षण करेगा। ध्यान देने की बात है, बच्चा किसका? समाज के अधिकारों का संरक्षण करेगा। जिस समाज में वो रह रहा है वो चाहेगा कि उसके बनाए हुए नियमों पर वो चले, उसके द्वारा जितने भी नियम हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उन सबको फॉलो करता है, मतलब समाज के अधिकारों का संरक्षण करता है। क्लियर हुआ? ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आता है उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर जिसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। अब ध्यान देना है हमें, इसके अंतर्गत सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता आती है। सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब इस एज में आके बच्चा क्या करता है? समाज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। ये समझ लीजिए, समाज के साथ क्या कर लेता है? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है कि वो समाज को नाराज नहीं करेगा, समाज को खफा नहीं करेगा। इसका मतलब समाज से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, समाज के से रिलेटेड जितने भी नियम सिद्धांत हैं, उन सब के साथ में चलेगा। और अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो वो समाज की सहमति से करेगा। अगर समाज उसमें सहमत नहीं है तो वो उस कार्य को नहीं करेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता। सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता जिसे कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या है? बच्चा अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है, उसे जो सही लगता है वो समाज के लिए करता है, अपने लिए नहीं, समाज के लिए करता है। अगर वो नियम भी बनाएगा या फिर समाज के बनाए हुए नियमों को तोड़ेगा तो समाज के फायदे के लिए तोड़ेगा। मतलब जो समाज है उस समाज का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, समाज से परमिशन लेके करेगा और ऐसे कार्य करेगा जो समाज के लिए फायदेमंद हो। वो अपने बनाए हुए नियमों को भी बना सकता है या फिर अपने सिद्धांतों को भी बना सकता है जो समाज के लिए फायदेमंद होंगे। तो ये थी इनकी कोहलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत, जिसमें हमने 3 स्तर और उसके 6 चरणों पर बात की। अब देखते हैं कि ये तो लगभग याद हो जाता है ना हमको, ये पूर्व परंपरागत मतलब प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये सब कुछ हमें थोड़ा थोड़ा याद हो जाता है क्योंकि 3 पॉइंट है, बहुत इजी हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये याद नहीं हो पाता, ये याद नहीं हो पाता। तो इसके लिए मेरी तरफ से आपके लिए एक है शपथ ग्रहण समारोह। समझे? शपथ ग्रहण समारोह। अब वो कैसा होगा तो देख लो। शपथ ग्रहण समारोह में हम देखते हैं कि क्या होगा। शपथ ग्रहण समारोह, ध्यान देना, मजा आ जाएगा बिल्कुल। और मजा आए ना तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है। तो देखते हैं दोस्तों कि ये शपथ ग्रहण समारोह क्या होगा। देखिए पहली कौन सी है? दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। तो हम देखते हैं पहली शपथ क्या होगी। 3 शपथें होंगी। 3 शपथें तो दिलाई जाती ना 3 बार, तो 3 शपथें होंगी। इसमें पहला है आज्ञा एवं दंड से, आज्ञा एवं दंड से साधनात्मक सापेक्षवादी बनेंगे। आज्ञा एवं दंड से साधनात्मक सापेक्षवादी बनेंगे। भैया पहली कसम है आपकी, आपको ये शपथ लेनी है कि आज्ञा एवं दंड से साधनात्मक सापेक्षवादी बनेंगे। तो आज्ञा और दंड यही तो है पहली वाली। दूसरी वाली क्या है? साधनात्मक सापेक्षवादी बनेंगे। तो ये भी याद हो गई और ये भी याद हो जाएगी। बस सीधी सी कहना है कि आज्ञा एवं दंड से साधनात्मक सापेक्षवादी बनेंगे। सेकंड वाली कौन सी है? सेकंड वाली देखते हैं। अच्छा लड़का लड़की के
अधिकारों का संरक्षण करेंगे, अधिकारों का संरक्षण करेंगे। भैया दूसरी शपथ हो गई आपकी, मतलब पहली थी आज्ञा एवं दंड से साधनात्मक सापेक्षवादी बनेंगे, पहली शपथ हो गई, शपथ ले लेना। और दूसरी है अच्छा लड़का लड़की के अधिकारों का संरक्षण करेंगे। अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुक्ता पहला वाला था, दूसरा अधिकार संरक्षण उन्मुक्ता था। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की के अधिकारों का संरक्षण मतलब अधिकार संरक्षण वाला आ जाएगा, अधिकारों का संरक्षण करेंगे। दूसरी शपथ हो गई आपकी। फिर तीसरी वाली की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक अनुबंधन करके, सामाजिक अनुबंधन करके, सामाजिक अनुबंधन करके क्या करेंगे, सार्वत्रिक नीतिपरक नियम बताएंगे। सार्वत्रिक और नीतिपरक नियम बनाएंगे। बस ये 3 शर्तें थी दोस्तों। अगर ये 3 शर्तें आपने याद कर ली तो ये मतलब कोहलबर्ग तो आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाएंगे। तो करना क्या है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आज्ञा एवं दंड से साधनात्मक सापेक्षवादी बनेंगे, दूसरा है अच्छा लड़का लड़की के अधिकारों का संरक्षण करेंगे, और तीसरा है सामाजिक अनुबंधन करके सार्वत्रिक नीतिपरक नियम बनाएंगे। बस इतनी सी बात थी दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दूसरा लाइक कमेंट और शेयर करना तो बनता है। थैंक यू क्लास।